दो देशों के रिश्ते जब भरोसे की बुनियाद पर खड़े हों तो वक्त के साथ सिर्फ मजबूत नहीं होते हैं, इतिहास भी रचते हैं। भारत और जापान की दोस्ती आज एक ऐसे ही नए मुकाम की ओर बढ़ रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारत और जापान के बीच में एक नई दोस्ती के अध्याय की शुरुआत भी होने जा रही है। बहुत कुछ भारत और जापान की डील्स में हुआ है, बहुत सारे समझौते हुए हैं। कौन कौन से वो समझौते हुए हैं? तो जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत के दौरे पर हैं और इस यात्रा को सिर्फ एक औपचारिक राजकीय दौरा नहीं माना जा रहा है, बल्कि भविष्य की साझेदारी का नया ब्लूप्रिंट भी माना जा रहा है। दोनों देश अब केवल दोस्ती नहीं निभा रहे हैं, बल्कि तकनीक, निवेश, रक्षा, इंडो पैसिफिक में साझा रणनीति के साथ विकास को नई उड़ान दे रहे हैं। ऐसे में सनाए तकाइची का यह दौरा भारत जापान संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत का मजबूत संकेत भी माना जा रहा है। सनाए तकाइची 3 दिवसीय भारत के दौरे पर है और बुधवार की शाम को वो दिल्ली पहुंची। आज उनका औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत कुछ हुआ है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में जापान की नेता के औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने एक दूसरे को अपने अपने मंत्रियों से उनका परिचय कराया। साथ ही साथ हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और सनाए तकाइची के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये तस्वीरें आप देखिए। राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले वेलकम किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सनाए तकाइची को। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सनाए तकाइची के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके अलावा कई एमओयू साइन हुए हैं। माना जा रहा है कि लगभग 129 एमओयू साइन हुए हैं जापान के साथ में। जापानी डेलीगेशन और भारतीय डेलीगेशन एक दूसरे के साथ में बैठे थे। इसके अलावा भारत जापान शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत के तमाम सीईओ मौजूद थे। इसके अलावा जापानी कंपनियों के तमाम सीईओज भी मौजूद थे। भारत और जापान के बीच में 16वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। ये उसी की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे और यहीं से कई बड़े ऐलान भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए गए हैं। अब पिछले साल यानी कि अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर गए थे और अब जापानी पीएम सनाए तकाइची भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच में कई समझौते हुए हैं। भारत जापान के बीच में कौन कौन से समझौते हुए वो भी आपको बताते हैं और कितने अहम ये समझौते हैं तो वो भी आपको समझाते और बताते हैं। रक्षा को लेकर समझौता हुआ है जापान के साथ में। एनर्जी सेक्टर को लेकर भी समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देश साझेदारी के साथ में आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर भी समझौता हुआ है। और सबसे बड़ी बात रक्षा समझौते की है। जिस तरह से अगर बात की जाए साउथ चाइना सी में इस वक्त चाइना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और वहां पर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को एक मजबूत पार्टनर चाहिए और इसीलिए रक्षा से जुड़े समझौते भी हुए हैं जापान के साथ। एक नया अलाय बना रहा है भारत साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए। साथ ही साथ जो जापान की निर्भरता थी चाइना पर, उसे भी जापान कम करने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा विकल्प है भारत और इसी वजह से यह दौरा अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है। अब हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और जापान की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत और जापान के बीच में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने सनाए तकाइची को छोटी बहन बताते हुए कहा कि भारत और जापान की दोस्ती प्रगाढ़ है। फ्रेंड, आज के अनिश्चितता भरे युग में भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। अब बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन, निवेश और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान के बीच में सिर्फ आर्थिक साझेदारी नहीं हुई है, बल्कि विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों का भी मजबूत रिश्ता है।
उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी दोनों देशों के विकास के साथ साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि में भी अहम भूमिका निभाएगा। अब आपको बताते हैं कि भारत जापान संबंध क्यों खास हैं, क्यों भारत और जापान नजदीक आ रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, रक्षा सहयोग को बढ़ा रहे हैं, तो यह क्यों जरूरी है। पहलू की अगर बात करते हैं, रणनीतिक सहयोग, चीन के उदय को संतुलित करने में आपसी साझेदारी बहुत जरूरी है और इसी को लेकर दोनों देश चिंतित हैं और साझेदारी बढ़ा भी रहे हैं। आर्थिक भागीदारी की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन जिसमें जापान का भारी निवेश है, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर बात की जाए तो इसमें जापान का भारी निवेश और आने वाले समय में और ज्यादा निवेश किया जाएगा। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, अब जापान के बारे में आप लोगों को भी पता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान कितना आगे है भारत से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि जापान की टेक्नोलॉजी होगी, भारत में उसका निर्माण किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, इसको लेकर भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हाईटेक इनोवेशन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर भी बातचीत हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतंत्र, कानून का शासन और स्वतंत्र व्यापार में विश्वास को लेकर भी बातचीत हुई है। दोनों देशों की अगर बात की जाए तो साझा लोकतांत्रिक मूल्य दोनों के सेम है। सांस्कृतिक बंधन की बात करते हैं, बौद्ध धर्म, ऐतिहासिक मित्रता। आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी दुनिया भर में श्रद्धालु हैं या फिर उनके मानने वाले लोग हैं, वो भारत को सबसे अहम देश मानते हैं और भारत के दौरे पर भी पहुंचते हैं, क्योंकि मानते हैं कि सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का कोई अगर स्थल है, तीर्थ स्थल है, तो वो भारत में है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार जापान का दौरा कर चुके हैं और जापानी प्रधानमंत्री भी कई बार भारत आ चुके हैं, यानी भारत और जापान के बीच में दोस्ती की नई उड़ान देने जा रही है। भारत और जापान के प्रधानमंत्री का एक दूसरे देशों का दौरा विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में दोनों देशों की भूमिका को दर्शाता है। भारत जापान संबंध मजबूत क्यों हो रहे हैं और कब से ये संबंध मजबूत होने शुरू हुए, तो वो भी आपको बताते हैं। राजनयिक संबंधों की बात करते हैं। सबसे पहले राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? 1952 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। इसके बाद बात करते हैं 1958 में जापान ने भारत को सबसे पहले ओडीए की शुरुआत की थी, यानी कि जापान के साथ में हमारे संबंध काफी ज्यादा पुराने हैं। ओडीए का मतलब होता है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, यानी कि ये जापान की तरफ से पहल की गई थी। इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत महासागर पहल से मेल खाती, यानी कि दोनों को एक ही चिंता है, साउथ चाइना सी में चाइना का बढ़ता प्रभाव। भारत और जापान क्वाड के प्रमुख सदस्य हैं और ऐसे में इसी वजह से यह अलायंस काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। क्वाड के माध्यम से अमेरिका को संतुलित करने का संदेश भी देता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता कायम करता है। यह भी एक बड़ी रणनीति है भारत और जापान की। इसके अलावा अगर बात की जाए भारत के आर्थिक विकास में जापान के अहम योगदान की, क्योंकि 1500 से ज्यादा जापानी कंपनी भारत में कारोबार कर रही है और भारत के घर घर में पहुंची है। जापानी उत्पाद भारत में गुणवत्ता और टिकाऊपन की पहचान बनाए हुए हैं। अब भारत में घर घर तक पहुंचा जापानी प्रोडक्ट, कौन कौन सी वो जापानी कंपनियां हैं, प्रोडक्ट हैं जो लोगों के घरों में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार और बाइक की। टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में मौजूद हैं और अच्छी खासी इनकी मार्केट में पकड़ भी है। मारुति सुजुकी का नाम तो लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ा हुआ है। हर भारतीय के घर में एक वक्त पर मारुति सुजुकी की कार हुआ करती थी। हाल ही में हंसलपुर में सुजुकी ई विटारा को लॉन्च किया गया था। वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे लॉन्चिंग में। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। सोनी कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, उसके प्रोडक्ट भी आपने इस्तेमाल किए होंगे, कितने अच्छे होते हैं और कितना लंबा टिकते हैं। पैनासोनिक की बात करते हैं, तोशिबा और हिताची जैसी कंपनियों का दबदबा है भारतीय बाजार में। ये सब जापानी कंपनियां हैं। टीवी, कैमरे, साउंड सिस्टम, एसी और घरेलू उपकरण भी जापानी कंपनियां भारत में बेचती हैं। चूंकि भारत का बाजार भी काफी बड़ा है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि जापानी प्रोडक्ट पर भारतीयों का भरोसा भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा बात की जाए डिजिटल कैमरों की, ऑडियो सिस्टम में जापानी तकनीक आज भी भरोसे की मिसाल है। चाइना पर आप भरोसा नहीं करते, चाइना के प्रोडक्ट पर आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जापान के प्रोडक्ट पर आप भरोसा कर सकते हैं। गेमिंग और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। निंटेंडो और सोनी प्ले स्टेशन जैसे गेमिंग कंसोल भारतीय युवाओं की पहली पसंद अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा खाना और संस्कृति की बात करते हैं।
सुशी और रेमेन जैसी जापानी व्यंजन अब भारत के महानगरों के रेस्टोरेंट में लोकप्रिय हैं। लोग इनका स्वाद चखने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल में पहुंचते हैं। लोगों में अच्छा खासा लोकप्रिय भी है ये व्यंजन। भारत और जापान न केवल अपने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत कर नई ऊंचाई देना चाहते, बल्कि एशिया में शांति, स्थिरता और संतुलन के लिए भी साझा नेतृत्व की भूमिका निभाने को तैयार है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। और आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची की यात्रा से हम अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। भारत और जापान न केवल अपने द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, बल्कि एशिया में शांति, स्थिरता और संतुलन के लिए भी साझा नेतृत्व की भूमिका निभाने को तैयार हैं। और यही वजह कि सनाए तकाइची का ये भारत दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण के बीच में भारत जापान की बढ़ती सामरिक ताकत, आपसी विश्वास और साझा विजन का सबसे बड़ा प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।